दहेज का पिशाच। सीतापुर नामक गांव में गोविंदास नामक एक साधारण गृहस्थ रहता था। उसकी इकलौती बेटी सुभाषिनी अत्यंत सुशील लड़की थी। सुभाषिनी जब विवाह के योग्य हो गई तब गोविंददास ने विवाह का प्रयत्न आरंभ किया, परंतु प्रत्येक रिश्ते वाला हजारों रुपये दहेज मांगता था। गोविंददास की समझ में न आया कि बेटी की शादी कैसे करे। वह चिंता में पड़ गया। उन्हीं दिनों गोविंददास के बचपन का साथी सुदर्शन उसके घर आया। सुदर्शन शहर में व्यापार करता था। वार्तालाप में गोविंददास ने अपनी बेटी की शादी की समस्या सुदर्शन के सामने रखी। सुदर्शन ने समझाया, मेरे मित्र, तुम यह सोचकर कि दहेज नहीं दे सकते बेटे की शादी टालते जाओगे तो काम कैसे चलेगा। सुभाषिनी की आयु 20 साल बताते हो। कोई अच्छा रिश्ता पक्का कर लो। मैं 5-6 हज़ार रुपयों का प्रबंध कर सकता हूँ। इसके चुकाने की बात फिर सोच लेंगे। अपने मित्र का आश्वासन पाकर गोविंददास अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगा और अंत में दूर के एक गांव के युवक के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। वर के माता पिता ने 3,000 रुपये दहेज में मांगे। इस रिश्ते के पक्का होने में 5 महीने लग गए। अब विवाह के मुहूर्त के दिन में 15 दिन का समय रह गया था। गोविंददास ने शहर जाकर सुदर्शन को शादी की बात बताई और उसने वचन की याद दिलाई। सुदर्शन विस्मय प्रकट करते हुए बोला, क्या मैंने 5-6 हज़ार रुपयों का प्रबंध करने की बात कही थी? मुझे ठीक से स्मरण नहीं है। चाहे जो हो, पर असली बात यह है कि फिलहाल मेरा व्यापार मंद पड़ गया है। इधर व्यापार में भारी नुकसान हुआ है। यह जवाब पाकर गोविंददास चकित रह गया। उसने तो अपने मित्र के आश्वासन पर ही यह रिश्ता पक्का किया था। वही मित्र अब अपने वादे को भूला बैठा था। उसे सुदर्शन की करनी पर बड़ा क्रोध आया, लेकिन उसने अपने दोस्त की निंदा नहीं की, चुपचाप घर लौट आया। आखिर गोविंददास के सामने एक ही मार्ग रह गया। अपने होने वाले समधी को समझाकर तत्काल विवाह के मुहूर्त को स्थगित किया जाए। इस बीच रुपयों का प्रबंध करके फिर तारीख निश्चित की जाए। यह विचार करके वह एक दिन शाम को अपने समधी के गांव के लिए चल पड़ा। संध्या के होते होते गोविंददास एक जंगल के पास पहुंचा और तेजी के साथ चलने लगा। उस रास्ते से अक्सर लोगों का और गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। इस कारण से वह जंगल और अंधेरा से डरा नहीं। जंगल के बीच पहुंचते ही एक जगह पेड़ की डालों में आहट पाकर गोविंददास ने सर उठाकर ऊपर देखा। एक काली आकृति डाल पर से उसके सामने कूद पड़ी। उसने गोविंददास से पूछा, इस अंधेरे में तुम अकेले क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? गोविंददास सहज ही साहसी था। वह डरा नहीं। उसने समझा लिया कि उसके सामने रास्ता रोककर खड़ा हुआ प्राणी पिशाच है। कायरों को देख पिशाच और अधिक तंग करते हैं। इसलिए गोविंददास ने पिशाच की ओर एक बार एड़ी से चोटी तक खूब परख कर देखा और कहा, डर किस लिए? यही समीप के गांव में एक आवश्यक काम से जा रहा हूँ। कैसा काम है बता दो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। पिशाच ने शर्त रखी। मैं अपने इस काम की कहानी कई लोगों को सुनाकर थक गया हूँ। अब तुम ही एक बचे हो। यह उत्तर देखकर गोविंददास ने पिशाच को सारा किस्सा सुनाया और बोला, न मालूम इस जन्म में मेरी लड़की की शादी का योग है या नहीं। क्यों नहीं? तुमने जो मुहूर्त पक्का कर लिया उसी लग्न में तुम्हारी लड़की की शादी होगी। 3,000 रुपये मैं देता हूँ। पिशाच बोला। गोविंददास चकित हो देखता ही रह गया। इस बीच पिशाच पेड़ पर चढ़ा बैठा एक पोटली के साथ लौटकर बोला, इसके अंदर 3,000 रुपये है। अब तुम अपने घर लौटकर खुशी से लड़की की शादी कर दो। गोविंददास की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसे तो आशा भी न थी कि इस प्रकार उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और रुपये लेकर सवेरे तक घर लौटा। निश्चित मुहूर्त पर सुभाषिनी की शादी संपन्न हो गई।
वर पक्ष के लोगों ने 3,000 रुपये सुरक्षित रूप में छिपा लिए। इसके 3 दिन बाद वर के पिता अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ किराए की गाड़ी में अपने गांव के लिए रवाना हुए। रास्ते में जब वे लोग पिशाच के निवास वाले वृक्ष के समीप पहुंचे, तब एक पिशाच यह कहकर नीचे कूद पड़ा, अरे पिशाच, मैं तुम्हें मार डालूंगा, निगल जाऊंगा। पिशाच को देखते ही गाड़ी में बैठे हुए सब लोग थर थर कांपने लगे। हम तो मनुष्य हैं, पिशाच नहीं। अपने पुत्र का विवाह करके हम अपने गांव को लौट रहे हैं। हमारे पास मिठाइयाँ और मिष्टान्न है। बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु अधिक पसंद है? वर की माँ ने पूछा। गाड़ी के अंदर मुझे पिशाच साफ दिखाई दे रहा है, मैं उसको निगल डालूंगा। यह कहते हुए पिशाच और थोड़ा समीप आया। वर की माँ घबरा कर बोली, यह तो पिशाच नहीं, हमारी बहू है। बेटी सुभाषनी, तुम पिशाच को अपना चेहरा ठीक से दिखाओ। ये बातें सुनकर पिशाच अट्टहास करके बोला, मुझे तुम्हारे पति के वस्त्रों के भीतर छिपा हुआ दहेज का पिशाच दिखाई दे रहा है, मैं उसी को निगलना चाहता हूँ। वर का पिता साहस बटोरकर धन की थैली को पिशाच को दिखाकर बोला, यह तो मेरे समधी के द्वारा अपने दामाद को दिए गए दहेज की थैली है। इसमें 3,000 रुपये है, ठीक से देख लो। पिशाच ने एक बार धन की थैली का स्पर्श किया, घृणापूर्ण चेहरा बनाकर कहा, तुम लोग विवाह जैसे मंगलमय कार्य संपन्न करने के लिए वार्तालाप के संदर्भ में उस पिशाच की बात क्यों उठाते हो? इस धन पिशाच के वास्ते अनेक मानव हमारे पिशाचों से भी कहीं अधिक दुष्टतापूर्ण व्यवहार करते हैं। यह कहकर वह थैली को खींचकर उछलकर पेड़ पर चला गया। इस पर सुभाषनी दीनता भरे स्वर में अपनी सास से बोली, आप लोगों ने कहा था कि मुहूर्त के समय दहेज की रकम ना चुका तो शादी न होगी। अब वह धन पिशाच उठाकर ले गया है, मेरा क्या होगा? सुभाषनी की सास उनके दोनों हाथ पकड़कर बोली, पिशाच की बातों से हमारी आंखें खुल गई है, तुम दहेज की बात भूल जाओ। सुभाषनी के ससुर बड़े ही प्यार भरे शब्दों में बोले, सुभाषनी, यह पिशाच दहेज के पिशाच को उठा कर ले गया है, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें 3,000 रुपयों के मूल्य के गहने बनवा कर दूंगा। तुम्हारे पिता को निमंत्रित कर उनसे मैं इस बात के लिए क्षमा याचना करूंगा कि मैंने एक तो उन पर दहेज देने पर जोर डाला, जिस पर मुहूर्त के पूर्व चुकाने की शर्त लगाई, ठीक है ना? इन बातों से सुभाषनी को अपूर्व आनंद मिला। उसे तो डर लगा रहा था कि धन की थैली के छीन जाने पर उसके सास ससुर उसे तंग करेंगे और क्या पता कि शायद वापस ही बेच दे, परंतु अब चिंता की कोई बात नहीं थी। पेड़ की डाल पर बैठे पिशाच ने अपना हर्ष प्रकट करते हुए जोर से तालियां बजाई।